हेलो बच्चों, आपका फिर से स्वागत है इस द्रोणाचार्य कोचिंग सेंटर में। मैं आपका शुभम कुमार और मैं आप लोग को साइंस पढ़ा रहा हूँ। और साइंस का आज जो है 5th पार्ट है। आज का जो कोट है वो है कि जो खुद पर विश्वास करता है वह पीछे मुड़कर नहीं देखता है। यानी कि आने वाले समय में आप लोगों का जो है एग्ज़ाम्स होने वाले हैं और उस एग्ज़ाम्स को लेकर आप लोग डिप्रेस ना हो और अच्छे से प्रयास करें। साथ ही साथ हमारे वीडियोस को देखें और वीडियो से आपको कई चीज़ें देखने को और समझने को जरूर मिलेगी। आज का विषय है कि विस्थापन अभिक्रिया क्या है, द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है, उपचयन और अपचयन और साथ ही उपचयन अभिक्रियाओं के प्रभाव है। तो ये सारी चीज़ें आज के टॉपिक में चलेंगे और हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो विस्थापन अभिक्रिया जो है वो क्या है उस पर ध्यान दीजिएगा। कल के क्लासेस में हम सभी लोगों ने विस्थापन अभिक्रिया के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, जिसमें कि हमने ये बताया था कि विस्थापन जो है वो कैसे कार्य करती है। विस्थापन अभिक्रिया, इसमें क्या होता है कि जब भी दो अभिक्रमक जब दो अभिक्रमक समीकरण में भाग लेते हैं तब उसमें बने पदार्थ को अलग कर दिया जाता है। अब ये कैसे होता है इसका हम आपको एक अच्छा एग्जाम्पल और बहुत ही अच्छा तरीके से हम समझाएंगे। जैसे कि आयरन कॉपर सल्फेट में Fe प्लस CuSO4 को जब रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनता है। जब रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनता है, जरा सा बताने की कोशिश कीजिए। क्या बनता है, कौन बताएगा? क्या बनता है, कौन बताएगा? तो यहाँ पे ये चीज़ देखिए, इसको आयरन बोलते हैं और ये कॉपर सल्फेट है। कॉपर सल्फेट कॉपर सल्फेट जो है जब रिएक्ट कराता है तो FeSO4 और साथ में क्या बनाता है और साथ में क्या बनाता है, कॉपर बनाता नहीं है, कॉपर को अलग कर दिया जाता है। ये हो जाता है आयरन सल्फेट और ये हो गया कॉपर। ठीक है, ये हो गया कॉपर। तो यहाँ पे जब आयरन सल्फेट कॉपर सल्फेट से जब रिएक्ट कराता है तो यहाँ पे कॉपर को अलग कर दिया जाता है। इसी प्रोसेस को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ तक में कोई दिक्कत? यहाँ तक में समझ में आ गया है? हम लोग आगे बढ़ें। आगे में इसके ऊपर जो है हम लोग कुछ उदाहरण भी देखेंगे। उदाहरण क्या है, हम लोग जिंक कॉपर सल्फेट को एक बार इसको भी रिएक्शन कराते हैं। Zn प्लस CuSO4 जब इसको रिएक्ट कराते हैं तो जिंक सल्फेट बन जाता है, यानी कि ZnSO4 और प्लस यहाँ पर भी कॉपर जो है वो अलग हो जाता है। ठीक है, यानी कि जिंक को रिएक्ट कराते हैं कॉपर सल्फेट से तो ये बन जाता है जिंक सल्फेट और ये कॉपर अलग हो जाता है।
ठीक है, यहाँ पे कॉपर अलग हो जाता है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आप लोगों को? यहाँ तक में कोई दिक्कत? अगर आप लोगों को कोई दिक्कत हो तो आप लोग बता सकते हैं। ठीक है, इसके बाद इसके बाद को देखिए, इसको जरा से लिख लीजिए। एक और एग्जांपल हम आप लोगों को बता देते हैं कि लेड को, यानी कि पीबी प्लस, इसको भी हम लोग कॉपर सल्फेट से हम जो रिएक्ट करवाते हैं, यानी लेड को जो रिएक्ट कराते हैं, तो यहाँ पे भी PbSO4 बन जाता है, PbSO4 बनता है, और प्लस यहाँ पर भी कॉपर अलग हो जाता है, यहाँ पर भी कॉपर अलग हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे जो है लेड को कॉपर सल्फेट से रिएक्ट किया जा सकता है। ये तो पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, इसका ये बनेगा, नहीं बनेगा। ठीक है, ये नहीं बनेगा। यहाँ पे हम इसको रिएक्ट करवाते हैं कॉपर क्लोराइड से, इसको हम लोग रिएक्ट करवाते हैं, होता है, लेकिन हम आज इसमें कुछ और ही रिएक्ट करवाते हैं। तो ये रिएक्ट हो गया है, तो कॉपर क्लोराइड से रिएक्ट करवाते हैं, ये हो जाएगा लेड, ये हो जाएगा कॉपर क्लोराइड, क्लोराइड, ये लेड क्लोराइड बनाएगा, लेड क्लोराइड बनाएगा। ठीक है, ये लेड क्लोराइड बनाएगा और कॉपर को ये अलग कर देगा। ठीक है, ये कॉपर को अलग कर दिया है। यहाँ तुम्हें कोई दिक्कत? यहाँ तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे हम लोग बढ़ें, आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये विस्थापन अभिक्रिया हो गई है। ठीक है, आगे हम लोग द्वि विस्थापन अभिक्रिया के बारे में बताएंगे। द्वि विस्थापन अभिक्रिया में क्या है? द्वि विस्थापन अभिक्रिया में क्या है कि जब दो अभिकर्मक समीकरण में भाग लेते हैं, तो उसमें जो पदार्थ बनते हैं, ठीक है, उसमें जो पदार्थ बनते हैं वो अविलय बनते हैं। ठीक है, अविलय होते हैं, उसमें बने पदार्थ जल में नहीं घुलते, वह अविलय होते हैं। ठीक है, वो क्या हो जाते हैं? अविलय हो जाते हैं, क्योंकि वो जल में वो नहीं घुलते हैं। जैसे जैसे सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड को, तो ये मैं समीकरण को हटा देता हूँ, ये समीकरण इस पे काम नहीं करेंगे ना। ठीक है, यहाँ पे सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड को रिएक्ट करवा देते हैं। तो सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? सोडियम सल्फेट का क्या होता है फॉर्मूला? Na2SO4। ठीक है, और बेरियम क्लोराइड का BaCl2, Na2SO4 प्लस BaCl2। ध्यान से देखो, ये यही है ना? ठीक है, जब इसको रिएक्ट करवाएंगे तो क्या बनेगा? NaCl, और क्या बनेगा? Ba2SO4। देखो ठीक है, यहाँ तुम्हें कोई दिक्कत? यहाँ तुम्हें कोई दिक्कत बच्चों? Ba2 नहीं होगा, BaSO4 हो जाएगा, मिस हो गया थोड़ा। ठीक है, BaSO4 होगा, BaSO4। ठीक है, Na2SO4 BaCl से रिएक्ट करने के बाद NaCl प्लस BaSO4 बन जाता है, यानी कि बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड कहलाएगा, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड कहलाएगा। तो ये बेरियम सल्फेट है, ये क्या है? बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट, और ये
सोडियम क्लोराइड, क्लोराइड, ठीक है। और ये बेरियम क्लोराइड है, बेरियम क्लोराइड है, क्लोराइड। और ये सोडियम सल्फेट है, सोडियम सल्फेट है, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत? आप लोग जो है कोई कमेंट्स नहीं करते हैं, ठीक है। ये अच्छी बात नहीं है, कमेंट्स क्या कीजिए। Na2 यहाँ पे सोडियम 2 है, तो हम बैलेंस कर लेते हैं, तो 2Na हो जाएगा। अब ये बैलेंस्ड है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। तो ये यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ये जो है जल में नहीं घुलते हैं, है ना। तो ये देखिए ये सॉलिड है, ठीक है। NaCl जो है वो जल में, और तो यहाँ पे ये समझ में आ गया। आगे की चीज़ों को देखिए, इसमें एक चीज़ और यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा कि जिसमें जिसमें आयनों आयनों का आदान प्रदान होता है, ठीक है। द्वि विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। जब दो अभिकर्मक समीकरण में भाग लेते हैं, उसमें बने पदार्थ जल में नहीं घुलते, जल में नहीं घुलते। वह अविलेय होते हैं, जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है, ठीक है। आज मेरा थोड़ा तबीयत खराब हो गया है, पिछले क्लासेस में मेरी तबीयत ठीक ही था, वो थोड़ा सा मौसम के बदलाव के कारण ही हो रहा है। तो मैं इसके ऊपर एक कुछ समीकरण दिखा देता हूँ, ठीक है। इसके ऊपर एक मैं समीकरण दिखा देता हूँ, जैसे कि देखो Ba2 प्लस प्लस SO4 2 प्लस, जब ये रिएक्शन करवाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, BaSO4। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो दिख रहा है ऊपर में 2 प्लस करके, ये क्या है, ये 2 प्लस करके ये जो क्या है, ये क्या है, ये आयन है, ये क्या है, आयन, ये क्या है, आयन है। तो ये आयन क्या करते हैं, तो इसका सर, इसका पैर, इसका सर, इसका पैर। तो यहाँ पे देखो ये चूंकि ये दोनों बराबर है, तो इसका सर इसका पैर नहीं जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया है। अगला यहाँ पे देखो हम सोडियम से कराते हैं, Na प्लस प्लस SO4 2 प्लस। तो यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ बन रहा है Na2SO4। तो कैसे बन रहा है सर, तो यहाँ पे इसका जो सर है, मान लो इसका ये सर है, तो इसका ये क्या कर रहा है, ये इसके पैर पे आ जाएगा, और इसका सर जो है ये इसके पैर पे आ जाएगा। क्योंकि एक ही आयन है यहाँ पे, तो वो एक आयन यहाँ पे हम लोग शो नहीं करा पा रहे हैं, इसीलिए ये 2 आयन है, तो 2 को हम लोग शो करा देते हैं, क्योंकि 1 को हम इसमें रखें या ना रखें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ तो समझ आ गया, ये पहला है इसका, इसका ये दूसरा है, यहाँ में कोई दिक्कत। अगला है Ba2 प्लस Ca2 प्लस और बेरियम, है ना, ये क्या बनेगा, बेरियम BaCO3 2 प्लस, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ मैं भूल गया, यहाँ पे गलती से मैं प्लस चिन्ह दे दिया हूँ, यहाँ पे ये माइनस चिन्ह होगा, ठीक है, मेरे को ध्यान नहीं रहा। तो Ba2 प्लस प्लस CO3 2 माइनस, तो यहाँ पे देखो ये प्लस और माइनस करने के बाद न्यूट्रल हो जाएगा, क्योंकि दोनों का दोनों सेम आयन है, सेम आयन होने के बाद न्यूट्रल हो जाएगा, तो इसके कारण ये क्या हो जाएगा, BaCO3 कहलाएगा। यहाँ पे भी उसका सर इसका पैर और इसका सर उसका पैर हो जाता है, लेकिन यहाँ पे ये जो है न्यूट्रल हो जा रहा है, तो इसलिए आयन को हम लोग यहाँ पे नहीं दिखा सकते हैं उसके नीचे। अगला है Al3 प्लस प्लस SO4 2 माइनस, इससे रिएक्शन क्या करेंगे बाद क्या आएगा, ये आप लोग के लिए होमवर्क में रहेगा।
ठीक है। ये इससे बनने के बाद क्या आएगा, ये आप लोग का होमवर्क में रहेगा। यहाँ में कोई दिक्कत है, ये आप लोग का होमवर्क में रहेगा। ठीक है, ये आप लोग का ये होमवर्क में रहेगा। ठीक है, आगे हम लोग बढ़े। द्रव्य विस्थापन विक्रिया के बारे में हो गया है इसमें। और बुक में, एनसीईआरटी के बुक में कुछ क्वेश्चन दिए हुए थे कि क्या क्वेश्चन थे कि लेड टू नाइट्रेट को, ठीक है ना, मैं इसको हटा देता हूँ। लेड टू नाइट्रेट को जब अभिक्रिया हम लोग करवाते हैं तो किससे अभिक्रिया हम लोग करवाते हैं? कौन बताएगा? अगर आप लोग पास एनसीईआरटी का बुक है तो आप जरा से उसे देखिए और देख कर हमें ये बताइए। ठीक है, तो क्या उसके बनेंगे? तो लेड टू नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड के साथ, लेड टू नाइट्रेट को, लेड टू नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड से, जब आयोडाइड से के विलयन में डालने पर क्या होता है? क्या होता है? तो क्या होता है बच्चों? तो इसके बारे में हम लोग लिखेंगे, हम लोग जानेंगे। तो क्या होता है? कौन बताएगा? सबसे पहले हम इसका समीकरण लेते हैं। पीबी एनओ होल 3 प्लस पोटेशियम आयोडाइड का क्या होता है? के आई, है ना। पोटेशियम आयोडाइड का क्या होता है बच्चों? के आई होता है। तो फिर क्या बनेगा? तो इसको ये बनेगा पी वी आई प्लस के एनओ, के बाद एनओ के बाद क्या बनेगा बच्चों? के एनओ, के एनओ 3, के एनओ 3। अभी इसको हम लोग क्या करेंगे? इसको हम लोग बैलेंस करेंगे। क्या करेंगे बच्चों? बैलेंस करेंगे। तो कैसे बैलेंस करेंगे? इसमें जो है लेड टू आयोडाइड का ज़्यादातर भाग जो है वो क्या हो जाता है? क्या हो जाता है बच्चों? क्या हो जाता है? कौन बताएगा? क्या हो जाता है? पीले रंग का हो जाता है। ठीक है ना, समझ में आ गया। और साथ ही साथ इसमें 2 गुना विस्थापन देता है, 2 गुना विस्थापन देता है। ठीक है। तो क्या बोलेंगे कि जब भी रासायनिक अभिक्रिया होती है, रासायनिक अभिक्रिया अभिक्रिया होती है, तब इस इसमें लेड टू आयोडाइड का रंग लेड टू आयोडाइड का रंग क्या हो जाता है बच्चों? लेड टू आयोडाइड का रंग क्या हो जाता है? लेड टू आयोडाइड का रंग क्या हो जाता है? पीला हो जाता है। ठीक ना, पीला हो जाता है, पीला हो जाता है। ठीक है। साथ ही साथ ही 2 गुना 2 गुना ज़्यादा ज़्यादा विस्थापन करता है,
जिसके कारण जिसके कारण जिसके कारण इसे द्विविस्थापन द्विविस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, द्विविस्थापन अभिक्रिया भी हम सभी लोग इसको कहते हैं। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ें। आगे हम बताएंगे उपचयन एवं अपचयन। आज हम ज़्यादा नहीं खींचेंगे, इस 5वें वीडियोस में ही हम इसको ख़त्म करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लेंथी हो गया है, वीडियोस बहुत ही ज़्यादा हो गए हैं। ठीक है, आप लोगों के लिए हम लाइव वीडियोस भी लाएंगे, इसके बारे में एक रिकैप मैं दूंगा। ठीक है, तो लाइव वीडियो से आप लोग जुड़िएगा, जल्द ही मैं इसका एक रिकैप दूंगा, क्योंकि ज़रूरी है, क्योंकि वीडियोस कट कट के जा रही हैं, और तो ये जो है सही रहेगा। ठीक है, तो अपचयन उपचयन के बारे में बताते हैं हम आगे। तो अपचयन और उपचयन, अपचयन एवं उपचयन। तो अपचयन में क्या होता है? इसमें जब अभिक्रिया होती है, जब अभिक्रिया होती है अभिक्रिया होती है तब वायुमंडल से ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन को ग्रहण करती है ग्रहण करती है। अब ये कैसे होता है सर? ये ये कैसे होता है? तो इसका एक उदाहरण हम आप लोगों के समक्ष रखते हैं। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास Cu है प्लस O2 है, और इसको रिएक्ट करने के बाद जो है ये बन जाएगा कॉपर ऑक्साइड CO2CO बनेगा। ठीक है, तो हम इसका भी बैलेंस कर लेते हैं। तो के बाद दो कॉपर है, तो दो कॉपर होना चाहिए। तो ये क्या बना गया? ये कॉपर ऑक्साइड। तो देखिए यहाँ पे ये यहाँ पे जाके क्या ऑक्सीडेशन हो गया, कॉपर पे क्या लग गया? ऑक्सीडेशन हो गया। जब भी कॉपर पे ऑक्सीडेशन होता है तो ये कौन सा कलर में हो जाता है? कॉपर कौन से कलर में होता है? हरे रंग में हो जाता है। ठीक ना, हरे रंग में बदल जाता है ठीक ना, हरे रंग में बदल जाता है। कॉपर में जब ऑक्सीडेशन होता है तो किस कलर में बदलता है? वो हरे रंग में बदलता है। ठीक है, यहाँ पे भी चढ़ गया, ये समझ में आ गया। आगे हम लोग बढ़े, अगला समीकरण में हम बता देते हैं कि अगला समीकरण के इसी को मैं यहाँ पे रिपीट कर लेता हूँ कि CuO को जब मैं हाइड्रोजन से रिएक्ट करवाता हूँ तब क्या होता है? टू CuO है, जब हम इसको हाइड्रोजन से रिएक्ट करवाएंगे तब क्या हो जाएगा? सर? तब ये जो कॉपर यहाँ से अलग हो जाएगा, जब हाइड्रोजन से इसको रिएक्ट करवाते हैं कॉपर अलग हो जाएगा, और ये वाटर देगा, और ये क्या देगा? ये वाटर देगा। ठीक है ना, ये क्या देगा? ये वाटर देगा। याद में कोई दिक्कत बच्चों? इतना समझ में आ गया? अब आगे देखो, तो ये इससे समझ में आ गया कि उपचयन किसे बोलते हैं, कि जिसमें अभिक्रिया के समय में वायुमंडल से ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन को जो ग्रहण कर लेता है वही अपचयन कहलाता है। क्या मैं उल्टा लिख दिया? अरे नहीं 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 नहीं, ये उपचयन कहलाता है, मिस हो गया है, ये मिस हो गया है। ये उपचयन का है, अपचयन में इसका जस्ट उल्टा होता है। ठीक है ना, अपचयन में क्या होता है? कौन बताएगा? क्या होता है? यानी कि वैसे अभिक्रिया
वैसे अभिक्रिया जिसमें जिसमें वैसे अभिक्रिया जिसमें जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ऑक्सीजन या उस ऑक्सीजन को अलग कर देती है, ऑक्सीजन को अलग कर देती है, ठीक है। तो ऑक्सीजन को जो अलग कर देती है तो वो क्या होता है, अपचयन होता है। अब इसमें एक समीकरण हम आप लोगों को हम बता देते हैं। तो मैं कॉपर और हाइड्रोक्साइड का ही मैं एक समीकरण ले लेता हूँ, ओके। इसी का ले लेता हूँ मैं। तो इस पर ध्यान दीजिए कि यहाँ पर देखिए, ये जो है कॉपर, ये चीज़ हमको यहाँ पे दिखा रहा है। तो ये जो अभिक्रिया हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड जो है वो कॉपर बन जा रहा है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन को निलंबित कर दिया जा रहा है। निलंबित मतलब निकाल दिया जा रहा है। तो ये हो गया अपचयन। ये क्या हो गया, अपचयन। लेकिन यहाँ पे देखिए कि हाइड्रोजन क्या हो गया, ये हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज हो गया, है ना। तो इसको ऑक्सीजन मिल गया, तो ये हो गया उपचयन, ठीक है। ये क्या हो गया, उपचयन हो गया। यहाँ तुम्हें समझ में आ गया, यहाँ तुम्हें कोई दिक्कत, यहाँ तुम्हें कोई दिक्कत, यहाँ तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इससे ये समझ में आया कि एक चीज़ ये भी ध्यान दीजिए आप लोग कि घर के समय में जब घर में हम लोग खाना वगैरह सब रखते हैं, तो घर में जब खाना रखते हैं तो देखते होंगे खाना या तो महक गया, या तो महक गया मतलब क्या है, मतलब कि खराब हो गया, ठीक है। गर्मी के समय में आप लोग देखते होंगे कि उससे हो जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि उसको हम लोग फ्रिज में रखते हैं। तो इसलिए वो हो जाता है उसे, जिसमें कि वसा युक्त जो भी भोजन होता है, वसा युक्त, ठीक है ना, वसा युक्त भोजन। तो वसा युक्त भोजन जो होता है, भोजन होता है, भोजन जो होता है, ठीक है, उसमें उपचयन हो जाता है, उपचयन होता है, होता है। और जब उपचयन होता है तब क्या होता है, तब तब क्या होता है, तब वहां पे दुर्गंध दुर्गंध आरंभ हो जाता है। दुर्गंध, तब दुर्गंध आरंभ हो जाता है, ठीक है। तो दुर्गंध आरंभ हो जाता है, किसमें हो जाता है, वसा युक्त या फिर तेलीय वस्तु में, या तेलीय वस्तु में, ठीक है, तेलीय वस्तु में। तो ये समझ में आ गया आप लोग को? तो हम लोग क्या करते हैं जब ऐसा होता है, तो हम लोग देखते हैं चिप्स वगैरह सब खाते हैं, कुरकुरे खाते हैं। तो इस सब में क्या होता है, इस समय नाइट्रोजन भरा हुआ रहता है, ठीक है ना। इस समय क्या भरा होता है, नाइट्रोजन में। किसमें भरा होता है नाइट्रोजन सर, तो नाइट्रोजन भरा होता है सील्ड पैक, ठीक है ना, सील्ड पैक वस्तु जो होता है, वस्तु में नाइट्रोजन नाइट्रोजन होते हैं, जिसके कारण या फिर जिससे उसमें उपचयन की अभिक्रिया उपचयन की अभिक्रिया की अभिक्रिया नहीं हो पाती है, नहीं हो पाती है, ठीक है। ये समझ में आ गया। यहाँ तुम्हें कोई दिक्कत, उपचयन और अपचयन के तक में ख़त्म था। आज इस चैप्टर में बस इतना ही था, ठीक है। इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। तो अभी यहाँ पे एक चीज़ और देखिए, एक चीज़ और देखिए, क्योंकि अभी यहाँ पे देखिए, ये कॉपर को, ये कॉपर ऑक्साइड हो गया। तो ये क्या हो गया, इसके कॉपर के ऊपर एक लेयर आ जाता है। क्या आ जाता है, एक लेयर आ जाता है। तो वो जो लेयर होता है ना, उसको संक्षारण कहते हैं। क्या बोलते हैं, संक्षारण कहते हैं। और वो संक्षारण जो है कभी खत्म नहीं होता है। जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास ये लोहा है, इस लोहा में ऑक्सीजन लग गया तो ये खराब हो गया,
तो जो पहले जितना लोहा था उतना ही बाद में वो भी लोहा ही रहेगा। बशर्ते क्या है कि वो जो है उसका उपचयन हो गया, वो खराब हो गया, लेकिन वजन उसका या द्रव्यमान उसका, वजन नहीं द्रव्यमान उसका नहीं घटता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक में? यहाँ तुम्हें कोई दिक्कत, यहाँ तुम्हें कोई दिक्कत आप लोग को नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर दिक्कत होगी तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जिससे कि मैं आप लोग का उस चीज़ को परेशानी को मैं दूर कर सकूं। ठीक है, तो आज का जो क्लास है, आज का क्लासेस आज हम लोग यहीं रखते हैं। कल के क्लासेस में इससे जुड़ी जो भी क्वेश्चंस होंगे वो वन लाइनर क्वेश्चंस आप लोग को मिल जाएंगे। ठीक है ना? और ये पार्ट वाला हो गया है, ये आपका सारे के सारे टॉपिक्स इससे रिलेटेड जो है चैप्टर 1 से रिलेटेड ख़त्म हो गए हैं। और आप लोग से एक रिक्वेस्ट भी है कि हमारे चैनल से जुड़े रहें, और साथ ही साथ इसको शेयर करें जो ज़रूरत जिनको होगी। ठीक है, कमेंट्स करें जो क्वेश्चंस आपका होगा। और हमारा चूँकि आज लास्ट डेट था क्रैश कोर्स का खरीदने के लिए, जो कि कल से वो ख़त्म हो जाएगा, उसका जो है छूट पे थी। कल से वो जो है उसके जो ओरिजिनल जो प्राइस होगी उस प्राइस में वो बिकेगी। तो हम लोग अगले वीडियोज़ में आपसे मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।